अज़र सिद्दीक साहब, आप जो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी उसने बहुत सारा आपके वीडियो बयान का भी हाथ है। आपने कल ट्वीट किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। क्यों आपने इस ऐसे ही दिल रखने के लिए किया था ट्वीट? नहीं नहीं मिस नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देखिए है मैं ये? बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। पाकिस्तानी तारीख में तकरीबन इस वक्त मुझे 32 साल हो गए हैं शोबा वकालत में। मैंने इस तरह का ट्रायल आज तक तारीख में, पहले पहले जरा समझ जाइएगा, ये कोई ये जो फौजदारी केस नहीं है। जो सेक्शन 137 वो कहता है कि मिस स्टेटमेंट इन इन मटीरियल पर्टिकुलर, अगर मिस स्टेटमेंट दी दी है तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज है, करप्ट प्रैक्टिस का कहीं नहीं है। पहले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई, शायद ये कोई करप्शन का केस है। करप्शन पहले तो पता इलेक्शन कमीशन को करप्शन के केस का समाप्त करने का इख्तियार नहीं, वो नया पड़ा है, नया बैठ के करते रहे। सवाल बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ जो है ना, चीफ जस्टिस साहब जो है अपना आमिर फारूक साहब, ये दो हिस्सों में केस है। पहला मामला जो है वो 2022 से चल रहा है कि जो सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत है कि 120 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई गलती है भी तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना है। इलेक्शन कमीशन ने 3 सालों में बिल्कुल एक्शन लिया, 2018, 19, 20 और 20-21 के दरमियान। क्या हुआ कि यहाँ चंद एमएनए ने, जब इमरान खान साहब को हटाया गया ऑपरेशन रजीम चेंज की, आपको पता है आज तो वो साइफर के बारे में बाकायदा इंटरसेप्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी हुई है। जब हटाया तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक्टिवेट कैसे करना था, वहां स्पीकर से जिसका इख्तियार नहीं था, एक रेफरेंस भिजवाया गया झूठा, वो ताल्लुक ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर 2 बात कही। उन्होंने एक तो कहा कि इस्तगासा दायर किया जाएगा और दूसरा कहा इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया। ना इलेक्शन कमीशन कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग आमिर फारूक साहब के पास ही। इसी तरह हमने मामला ये चैलेंज कर दिया लाहौर हाईकोर्ट में, वहां 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। जस्टिस आमिर फारूक साहब से कह रहे हैं कि आप इस केस से अपना केस दरखास्त वापस लेनी है, ये दरखास्त वापस लेने का देते नहीं है। और हाईकोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस लेके आज कह दे कि आपका दायरा इख्तियार नहीं है, सारे का सारा ट्रायल खत्म हो जाता है। चले लेकिन हमें हाउ ट्रायल कुड की यू तरफ बी भी सो अगर श्योर अज़र साहब? आपने इतना ज़्यादा उसको वसूख से एक बात कह दी। ऑब्वियसली आपका इतना वसी तजुर्बा है, जब आप ये बात कहेंगे, डू यू थिंक कि ये इन्फ्लुएंस करने वाली बात नहीं है या ऐसी ना बात ना ना करनी ना चाहिए? ना 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 फ्रिया, मैं यू देखिए मेरी कैन बात नॉट सुने। गिव द आज वर्डिक्ट। आज आज ख्वाजा हारिस साहब ने जो आर्गुमेंट थे वो क्या थे, वो सेम डे के थे ना। जो मैं बात कर रहा था वो आइन और कानून की बात कर रहे थे। और देखिए वजह क्या है, इस केस में ये झूठा और एक झूठा केस है जिसमें ट्रायल जिस तरह तेजी से हुआ, जिस तरह जज साहब को बुलाया गया। अगर इमरान खान साहब 2 दिन अगर रहे तो उस मुकदमे में जो जिसके बुनियाद ही कोई नहीं। मैं अभी 2 मिनट में आपको साबित कर देता हूँ। 2018-19 में कहा गया कि जनाब इन्होंने मिस डिक्लेरेशन कोई की है। अच्छा, अभी तक ये नहीं आया कि जो आपने गिफ्ट खरीदे हैं वो गिफ्ट क्या सस्ते खरीद दिए, क्या पैसे जमा नहीं कराए? कोई ऐसा नहीं है। जिनको बेचे हैं क्या वो जहूर वगैरह वो सारे आगे आगे एविडेंस हुई? कोई एक एविडेंस ऐसी मौजूद नहीं है जो इसमें डिक्लेरेशन को बताता है। 2018-19 में 21 मिलियन के खरीदे और 58 मिलियन के बेच दिए। अब उनमें कुछ कैश डिक्लेयर किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के वो कहते हैं जो बट अपना कल भी कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलेक्शन। रिपोर्टर से हमने बात की, उनका ख्याल है कि शायद इस केस को बेहतर तौर पे लड़ा जा सकता था। ना 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 ना, देखिए मैं फिर बताता चलूं, बात बड़ी वाज़िह है, नजर आ रहा है बदनीति नजर आ रही है। हमारे सीरियस रिजर्वेशन है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से। हमने वो कई दफा बारहा इजहार भी किया, लेकिन यहाँ ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह किया आपके सामने है ना, तो भाई छुट्टियों से बुलाया गया। फिर बाकायदा जब दायरा इख्तियार तय करने का 3 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट दरखास्तें नीचे क्यों भेज रही है? फिर खुद क्यों नहीं फैसला करती कि 120 दिन के अंदर ये ट्रायल नहीं हो सका? ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल है, या तो राइट। बताएं ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी बात जो है ना, देखना ये है कि क्या कोई ऐसी एविडेंस है कि जिसमें मिस रेगुलेशन आए। जैसे सो मैंने आपको बट अब 2018 अब आपको क्या लग रहा है अब कि कितने अरसे तक रहेंगे जेल में तहरीक इंसाफ के देखिए, सब्र? एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुरिसडिक्शन वाला मामला नीचे भेजा है, वो सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो बैठकर इसको डिसाइड कर दे। आज मैं आपको कह रहा हूं 10 मिनट का केस नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि ये 120 दिन के बाद में ट्रायल स्टार्ट हुआ है। यानी वो जब इख्तियार ही कोई नहीं है, जब 120 दिन से आगे आप जा ही नहीं सकते और कोई ऐसी एविडेंस भी नहीं है, या तो ऐसी कोई एविडेंस हो। जब एविडेंस प्रोड्यूस करने का तो हमारी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की गई। और आज देखिए टोटल बहस जो ख्वाजा हारिस साहब का बाकी का था कि आज ही मुअत्तल करें, सेम डे टू डे ट्रायल चलाए। क्यों नहीं राइट। चलाया डे टू डे ट्रायल? यानी अगर ख्वाजा अपना सॉरी आमिर फारूक साहब को अगर जाना भी था चीफ जस्टिस साहब को इलाज के घर से। राना एहसान अफजल साहब, आपका आज आपने देखा ट्विटर पर आपने दिखाया कि आपने अपना ऑफिस रैप अप कर लिया है। सो आप क्या मुतमईन है इस कारकर्दगी से, इस पार्लियामान से जिसको शाह खाकान अब्बासी ने, सीनियर लीडर फ्रॉम PMLN, खुद कहा कि दिस वाज द वर्स्ट पार्लियामेंट इन हिस्ट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। खाकान साहब ने जो बात की वो 5 सालों की बात की। देखें, यही वो पार्लियामेंट थी और इसकी हुकूमत थी जो पीटीआई की थी, जिसपे मीडिया का प्रेडेटर का लकब इनको इंटरनेशनल फोरम ने दिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में करप्ट तरीन हुकूमत थी पीटीआई की, जो कि पिछले 10 सालों का अगर आप निकाल लें। एक फासिस्ट रजीम थी, नैब न्याजी गठशोर के तहत पूरी ऑपोजिशन को अंदर कर दिया गया। फिर आपने देखा इनके अपने जो सदर हैं पीटीआई के आजकल, उन्होंने कहा कि इनकी नैपीज चेंज होती रही। उसके अलावा सेनेट के बिल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू पास कराए गए, सेनेट के अंदर नंबर पूरे कराए गए बिल्स, जिस तरीके से जो है वो ओवरऑल एक मछली मंडी का तासर था नेशनल असेंबली। तो वो दौर आया और उसके बाद देखें इनके पास मौका था कि ये ऑपोजिशन का रोल अदा करते, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और फिर उसके बाद हमने जब दौड़ संभाली, उसकी मैं मिसाल आपको जो है अगर मैं थोड़ी सी वो दे दूं तो वो ये है कि आज हमारी हुकूमत जो है वो कह लें कि इख्तिताम पजीर है। और पिछले हफ्ते में हमने बिजली भी महंगी कर दी, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी, गैस की कीमतें भी बढ़ा दी। हमारे पे बहुत प्रेशर था और मैं आपको ये इनसाइट बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट कह रहे थे कि इनको मौखर कर दें, हम ये प्राइस इंक्रीजेस ना करें और आगे इसको अगली हुकूमत जो आएगी केयर टेकर वो कर ले। लेकिन हमने फिर भी वो फैसले किए। अब इसका मौजना आप उस हुकूमत से लगाएं जो पीटीआई की थी, जिसको पता था वो जा रही है, लेकिन जाते जाते उन्होंने बिजली भी सस्ती कर दी, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस कर दी और तबाह कर दी आईएमएफ के मुआहदे को और माशी एक दलदल में फेंक दिया। तो क्या ये ऑप्शन हमारे पास नहीं थी कि हम भी ड्रामा करने? ये इसका जवाब पीटीआई से हम ले लेते अगर बनाना होता कि पीटीआई को बुलाना ही नहीं है प्रोग्राम्स में। आपने तो ऑपोजिशन की आवाज ही दबा दी, आपने तो कहा ऑपोजिशन नजर ही कहीं ना आए। आपके अपने ऑपोजिशन लीडर खुद भी, आप बताएं आपके हल्के से हैं वो, टिकट आपको मिलेगा या राजा रियाज साहब को मिलेगा? देखिए ये तो पार्टी फैसला करेगी। मैं तो इसके ऊपर सवाल ये, आपको लगता है कि आपका फैसला होगा इस पे? हालांकि आप एडवाइजर है सीनियर लीडर के, फैमिली से है, जबरदस्त काम किया, लेकिन आपको पता नहीं आपको टिकट मिलेगा कि नहीं। देखिए मैं तो अपनी राइट के लिए फाइट करूंगा, पार्टी फैसला का है और फैसला पार्टी करेगी और फिर जो फैसला होगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि टिकट राजा रियाज को मिलेगा तो हाउ विल यू फील? मैं आपको खबर दूं, अगर मुझे कोई फिर गिला हुआ तो वो मैं अपनी पार्टी से जरूर कर लूंगा, लेकिन मैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ माय पार्टी आई विल फाइट एंड आई विल बट द पॉइंट इज नॉट यू गेटिंग द टिकट। पॉइंट ये है कि आपकी ऑपोजिशन तो कोई है ही नहीं, कोई सवाल आपसे कर ही नहीं सकता। लेकिन आपसे आवाम ही सवाल करेगी या आप खुद से अपने आप से सवाल कर सकते हैं, जो मैंने अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, जो सब लोगों की क्योंकि प्रेशर आपने डाला था सर, वादा आपने किया था कि हम आके हालात ठीक करेंगे। देखिए हमारे पास, मैं तो बता रहा हूँ, हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद था कि हम ये जाते जाते चीजों को सस्ता कर जाते और आर्जी तौर पे फील गुड फैक्टर दे देते, लेकिन असल में मुल्क को, अवाम को एक और बड़े मसले में डाल देते। हमने ये नहीं किया। तो हम समझते हैं कि ये जो दौर था, हमने डिफॉल्ट अवर्ट किया, हमने मुश्किल अनपॉपुलर फैसले किए जो कि हुकूमतें नहीं करती। आखिरी साल में सॉरी मैं बाबा, मैं जरूर मान लेती, बट खुद मेरे इंटरव्यू में इसाक डार साहब ने कहा कि नहीं करो डिफॉल्ट की बातें, तुम लोग फजूल बातें करते हो। हर इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में योर फाइनेंस मिनिस्टर सेज कि ये रबिश है, डिफॉल्ट नहीं हो रहा था पाकिस्तान। क्यों कहा? क्योंकि हम मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर करना चाहते थे, इंप्रूव करना चाहते थे और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में जो बैठे लोग थे वो रट लगाए बैठे थे कि डिफॉल्ट हो जाएगा। मार्केट सेंटिमेंट को ऑपोजिशन में आपको कोई मार्केट सेंटिमेंट का ख्याल नहीं था, तब आप रोज डिफॉल्ट कहते थे। नहीं, हम नहीं, हम डिफॉल्ट की बातें हमने ये अगर की, श्रीलंका की बातें की तो वो उस लीडर ने की जिसने तकसीम की सियासत की, जिसने नफरत की सियासत की। और मैं रद्द करता हूं, कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं हुई। ह्यूमन राइट, अगर आप 9 मई का वाकया करेंगे तो फिर क्रैकडाउन होगा उन लोगों पे जो करेंगे। और आपने, इन्होंने तो पता नहीं कौन कौन से कितने बड़े इल्जाम लगाए कि प्रिजनर्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, सब झूठ, प्रोपेगेंडा। तो मैं समझता हूं कि अगर आप लाइन क्रॉस करेंगे, कानून को वायलेट करेंगे, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा और वो ले रहा है। तो ये चीजें, इनको हमें ह्यूमन राइट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। हाँ, वो ह्यूमन राइट वायलेशन थी कि आपको ना सजा हुई, ना आपका पे केस चला, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आपने 12 महीने बंदे को अंदर कर दिया। वो काला कानून था नैब का जिसको हमने तब्दील किया, उसको यूज नहीं किया हम।